दोस्तों, मैं स्वतंत्र जैन अपने विधिक परिचय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कंपटीशन विधि पाठशाला के तत्वाधान में मैं लेके आया हूं एक एडीपीओ से संबंधित महत्वपूर्ण विषय। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 500 से ऊपर की एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उससे संबंधित विषय आपके सामने लेके आया हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको एडीपीओ के से संबंधित विषय आपके नॉलेज में आए, तो आप जुड़ जाइए हमारे विधिक परिचय चैनल से। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा एक लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, जिसको हम आज एक ही वीडियो के माध्यम से इसको समाप्त करेंगे और देखेंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं। एक्ट का नाम है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। जैसे कि आपने देखा, इस एक्ट का नाम है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। आप जानते हैं 1984 में लोक संपत्ति को नुकसान से संबंधित बहुत से मामले आए, इसलिए केंद्र सरकार के माध्यम से लोक संपत्ति को नुकसान को रोकने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाया गया। हम देखते हैं कि अधिकतर होता है कि कई बार लोग आवेश में आकर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आंदोलन इत्यादि होता है तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया जाता है, तो उसको इसलिए रोकने के लिए आपराधिक विधि के रूप में देखा गया। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप समझ जाइए कि यदि हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो हमें जेल भी हो सकती है। तो क्या आप जेल नहीं जाना चाहते? यदि जेल जाने से बचना चाहते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने से रोक दीजिए। चलिए, आज अब बात करते हैं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। इस एक्ट का एक्ट नंबर है 3। यह राष्ट्रपति की सहमति से 16 मार्च 1984 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह एक्ट 28 जनवरी 1984 से प्रभावी हुआ। जो कि आप देखते हैं कि इसमें राष्ट्रपति की सहमति 16 मार्च 1984 को प्राप्त हुई, लेकिन ये प्रभाव कब से आया? 28 जनवरी 1984। ऐसा क्यों? तो इसको भी समझ लेते हैं। यह एक्ट जो है अध्यादेश के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था, इसलिए जिस डेट पर ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स किया गया था उसी डेट पर इस एक्ट को भी इन्फोर्स किया गया, 28 जनवरी 1984। इस एक्ट में टोटल धाराएं कितनी हैं? इस एक्ट में टोटल धाराएं 7 धाराएं हैं। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, मतलब ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य है लोक संपत्ति को नुकसान निवारण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध। तो इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है कि लोक संपत्ति के नुकसान को क्या किया जाए? निवारण किया जाए, अर्थात लोक संपत्ति के नुकसान को रोका जाए और जो व्यक्ति लोक संपत्ति को नुकसान कारित करते हैं उनको दंडित किया जाए। तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर हमने ये बनाया गया लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम। अब इसके आगे की बात करते हैं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो 2 ही परिभाषाएं यहाँ मिलती है, रिष्टी और लोक संपत्ति। तो सबसे पहले जानते हैं रिष्टी क्या है। रिष्टी की परिभाषा में यहाँ जो परिभाषा दी गई है, उन्होंने ये कहा है कि रिष्टी से मतलब वह होगा जो आईपीसी की धारा 425 में बताया गया है। मतलब रिष्टी वह होगी जो आईपीसी की धारा 425 में बताया गया। क्योंकि वर्तमान में आईपीसी प्रवर्तन में नहीं है, वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स में है, तो धारा 324 में रिष्टी की परिभाषा वहां दी गई। क्या होती है रिष्टी? रिष्टी का मतलब होता है किसी संपत्ति को नष्ट करना या किसी संपत्ति में इस तरीके से बदलाव करना जिससे उसकी कीमत कम हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में इस तरीके से नुकसान करता है या इस तरीके से किसी संपत्ति में बदलाव करता है जिससे उसकी कीमत या उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, तो वह रिष्टी कहलाता है। लेकिन आप देखेंगे इस अधिनियम का नाम क्या है? लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम। तो यहाँ किस संपत्ति के नुकसान की बात की गई है? तो हम देखेंगे कि सब क्लॉज 2 में लोक संपत्ति की बात की गई है, अर्थात लोक संपत्ति के नुकसान की बात की गई है। तो लोक संपत्ति का तात्पर्य कोई भी चल या अचल संपत्ति। यहाँ लोक संपत्ति कौन सी होगी? कोई चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, और वह ऐसी संपत्ति निम्नलिखित व्यक्तियों के स्वामित्व में या कब्जे में हो। तो निम्नलिखित व्यक्ति कौन? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वामित्व कब्जे में हो, राज्य सरकार के स्वामित्व कब्जे में हो, या कोई ऐसी संपत्ति जो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है, या ऐसी कोई संपत्ति जो निगम की संपत्ति है, या किसी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनी की संपत्ति है, या कोई ऐसी कंपनी जो संस्थान, संस्थान या उपक्रम से संबंधित कंपनी है
संबंधित कारोबार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया हो। कब माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है? तो इसको तभी माना जाता है जबकि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उसको वित्त पोषित किया जाता है, तब वह संस्थान, समुत्थान या उपक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमने जाना कि लोक संपत्ति क्या है। लोक संपत्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार इत्यादि की जो संपत्ति उनके स्वामित्व या कब्जे में हो, लोक संपत्ति मानी जाती है। अब बात आता है कि यदि कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को नुकसान कारित करे तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत धारा 3 जो है लोक संपत्ति के नुकसान की बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 3 में दंड का प्रोविजन बताया गया है। धारा 3 में आप देखेंगे 2 पैराग्राफ में बटा हुआ है, 3 का सब क्लॉज 1, 3 का सब क्लॉज 2। तो यदि हम उसको देखें तो सामान्य दृष्टि और विशिष्ट दृष्टि, मतलब यदि कोई संपत्ति को सामान्य दृष्टि करता है या विशिष्ट दृष्टि करता है, तो ये सामान्य दृष्टि को समझने के पहले हम समझेंगे कि विशिष्ट दृष्टि क्या है। विशिष्ट दृष्टि का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति, ऊर्जा के उत्पादन में या वितरण में हो रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई तेल प्रतिष्ठान इत्यादि को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई मल संकलन के लिए यूज होने वाले स्थान को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी खान, कारखाने इत्यादि को नुकसान पहुंचाता है, या कोई लोक परिवहन या दूरसंचार में उपयोग होने वाले स्थानों को नुकसान पहुंचाता है, तो इसे विशिष्ट दृष्टि की कैटेगरी में डाला जाता है। और यदि कोई ऐसा नुकसान पहुंचाता है तो यहाँ दंड का प्रोविजन बताया गया है कि मिनिमम 6 मंथ का पनिशमेंट होगा और मैक्सिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजमेंट यहाँ दिया जाएगा, प्लस जुर्माना होगा। अर्थात कोई व्यक्ति इन विशिष्ट दृष्टियों को करता है उसे दंड का प्रोविजन कितना है, 6 मंथ का मिनिमम इम्प्रिजमेंट और मैक्सिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजमेंट बताया गया है, प्लस जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। हाँ, एक बात अलग है कि यदि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों को लिखता है तो 6 मंथ से भी कम का पनिशमेंट दे सकता है। ये हुआ विशिष्ट दृष्टि की बात कर। अब सामान्य दृष्टि, तो सामान्य दृष्टि में बताया गया कि जहां ये दृष्टि विशिष्ट दृष्टि नहीं है, मतलब विशिष्ट दृष्टि को छोड़कर ये भवन इत्यादि, जल, प्रकाश इत्यादि के स्थान को छोड़कर अन्य कोई दृष्टि करता है तो वहां कारावास 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ मिनिमम इम्प्रिजमेंट नहीं बताया गया है, मतलब यहाँ सामान्य इम्प्रिजमेंट कितना है या 5 वर्ष तक और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें इससे और ग्रीवियस की बात करें तो जहां कोई लोक संपत्ति को अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट करता है, तो धारा 4 में बताया गया है कि यदि कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वहां ग्रीवियस दंड की भी बात कही गई है कि यदि कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा धारा 3 में, चाहे वो सामान्य दृष्टि हो चाहे वो विशिष्ट दृष्टि हो, यदि वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वहां मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट करता है तो मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष तक प्लस जुर्माने से पनिश किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि पर्याप्त कारण दर्शित करना होता है। यदि न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शित करे तो उसे 1 वर्ष से कम की भी सजा दे सकता है, विशेष कारण उसका होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद आगे धारा 5 में। धारा 5 कहती है कि यदि इस अधिनियम के अधीन यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अभियुक्त है या फिर दोष सिद्ध किया गया है, तो उसको जब भी जमानत की बात आती है तो उसके स्वयं के बंद पत्र पर उसे छोड़ा जा सकता है। परंतु जो लोक अभियोजन अधिकारी है, जो अभियोजन अधिकारी है, उसको जमानत का विरोध करने का अवसर दिया जाएगा। अर्थात वो इस जमानत का क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़े, अन्यथा ये हानिकारक हो सकता है। फिर इसके बाद आते हैं धारा 6। धारा 6 में बताया है व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ इस अधिनियम के जो भी प्रोविजन है किसी अन्य अधिनियम को अल्पीकरण नहीं करेंगे, मतलब उसको कम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ जो प्रोविजन दिए हैं वो अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे। अर्थात यदि कोई कार्रवाई इस अधिनियम में चलती है और किसी अन्य अधिनियम में चलती है तो अन्य अधिनियम की कार्रवाई को यह अधिनियम नहीं रोकेगा जब तक कि इससे असंगत ना हो।
फिर बात करते हैं धारा 7 में। धारा 7 बताता है कि चूंकि ये अधिनियम अध्यादेश के माध्यम से आया था, तो धारा 7 में बताया है कि ये अध्यादेश जो है वो उसको क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। धारा 7 में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया है और जिसके बदले में एक कानून जो है परिवर्तित हो चुका है। हाँ, अब एक बात और है कि यदि कोई अध्यादेश के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो सारी की सारी कार्रवाई ऐसी मानी जाएंगी जो इस अधिनियम के अधीन चल रही हो। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट वीडियो में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम को समझा है और जाना है। ऐसे ही आप एडीपीओ से संबंधित अन्य विषयों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही में हम